11 मार्च को भाजपा ने यूपी में बहुत ही बड़ी जीत हासिल की। उसके बाद दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी भाजपा ने उतनी ही बड़ी जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी उनसे पीछे रही। उसके बाद ये काफ़ी तरह के आरोप लगने लगे कि ईवीएम मशीनें ईवीएम हैक हो रही हैं। इसी बात पर अरविंद केजरीवाल का काफ़ी मजाक भी बना था, मायावती का भी मजाक बना था। लोग कह रहे थे कि ईवीएम को हैक करना संभव नहीं है। इसके साथ ही दूसरा पक्ष भी सामने आ रहा था कि ईवीएम एक मशीन ही है जिसको इंसान ने बनाया है, इंसान उसे हैक कर भी सकता है। ठीक यही बात आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में कहा। उन्होंने कहा कि ईवीएम इंसान की बनाई हुई है और इंसान उसे हैक कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने एक तरीके से हैक करके दिखाया भी। वो एक डेमो मशीन लाए थे। विशाल है मेरे साथ। विशाल बताएंगे कि आज दिल्ली विधानसभा में क्या क्या हुआ। विशाल, शुरुआत कैसे हुई आज? ये पहले से प्लान था? कल जो आरोप लगे थे ब्राइब्स के, उसके बाद उसके जवाब में लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये काम किया। जो भी हो, आज शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ? नहीं, देखिए, जहाँ तक रिश्वत वाले आरोप की बात है तो वो भी एक राजनीतिक विवाद है, और ये काफ़ी पहले से राजनीतिक विवाद चल रहा था, मायावती से लेकर अरविंद केजरीवाल और एक दो पार्टियों को छोड़कर बाकी मेरे हिसाब से लगभग जितनी बीजेपी विरोधी पार्टियां थी, तो उन्होंने इस चीज़ पर विरोध जताया था। उन्होंने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। मौके की बात को अगर एक तरफ रख दें तो आप इस मुद्दे को लंबे समय से उठा रही थी, तो आज उनके एक विधायक ने इस चीज पर बात की। तो सदन में सुबह तो पहले विवाद चल रहा था। जो नेता प्रतिपक्ष हैं बीजेपी के, विजेंद्र सिंह, उनको सदन से विजेंद्र गुप्ता, उनको मार्शल ने बाहर किया। विजेंद्र गुप्ता उनको बाहर किया गया। तो उसके बाद काफी देर तक वो बहसबाजी होती रही, बयानबाजी हुई। मार्शल ईवीएम को लेकर सौरभ भारद्वाज ने क्या करना शुरू किया? ईवीएम को लेकर वो एक मशीन, डेमो मशीन लेकर आए थे। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं बाईं तरफ, ये ईवीएम मशीन लाए थे डेमो, और जो दाईं तरफ आपको मशीन दिख रही है उसमें रिजल्ट दिखता है। तो ये जो मशीन आई थी, इसमें आम आदमी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह थे। यानी कि इन 5 लोगों को वोट दिया जा सकता था, बाकी नीचे और किसी का नाम नहीं था। नाम नहीं था, लेकिन उनको मतलब काउंट किया जा रहा था कि इनको भी वोट जा सकता है बिना किसी नाम के। मतलब जब रिजल्ट देखा जा रहा था, जो दाईं तरफ मशीन दिख रही है उसमें जब रिजल्ट देखा जा रहा था, तो उसमें बाकी भी बताए जा रहे थे कि छठे नंबर पे 0 वोट मिले हैं, 7वें नंबर पे 0 वोट मिले हैं, इस तरह से हो रहा था। तो इन्होंने सौरभ ने इसमें 3 बार वोट डाले। पहली बार उन्होंने हर एक पार्टी को 2-2 बार वोट दिया, 2-2 वोट दिया। उसके बाद उन्होंने रिजल्ट दिखाया, रिजल्ट में वही रिजल्ट आया जैसा उन्होंने वोट दिया था। वो साथ साथ बताते जा रहे थे, बड़ा पेशेंस रखे हुए थे और बड़ा समझाने वाले तरीके से उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ये थी कि हाँ, आज हम करके ही मानेंगे, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज दिखी उनकी। दूसरी बार उन्होंने किया, फिर 2-2 वोट दिए। इस बार कांग्रेस को नहीं दिया था, रिजल्ट वही आया जिस तरह वोट दिए गए थे। लेकिन तीसरी बार उन्होंने बीजेपी को 3 वोट दिए, बाकी सारी पार्टियों को 2-2 वोट दिए, और जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी के खाते में 11 वोट दर्ज थे, बाकी सारी पार्टियों के खाते में 2-2 वोट दर्ज थे। अगर तीनों बार के वोट भी मिला लिए जाएं तब भी बीजेपी को टोटल 11 वोट नहीं पड़े थे, जो कि मशीन में रिजल्ट में दिखा। इस चीज को सौरभ ने बाद में एक्सप्लेन भी किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप ये बताएंगे कि किस तरीके से, क्या लॉजिक लगाया? हाँ, तीसरी बार वोट डालने से पहले सौरभ ने एक चार्ट दिखाया। चार्ट में सब 5 पार्टी यहाँ पे जिनका निशान था, वो 5 पार्टियों के निशान थे। और ये फोटो आप देख सकते हैं, ये इस तरह से कोड दिखा रहे थे। इन्होंने दिखाए कि 5 पार्टियों के अलग अलग कोड हैं। इन्होंने बताया कि पोलिंग बूथ पर जब 10 बजे, करीब 10 बजे के आसपास, जब वोटिंग का माहौल एकदम गर्म हो जाता है, 10 बजे तक मतलब फ्री वोट पड़ते हैं, जो जैसे जाता है वोट डाल के चला आता है। 10 बजे के बाद कुछ शुरू होता है। और उससे पहले, हाँ, उससे पहले ये भी कि चुनाव आयोग हर पार्टी के एजेंट को ये दिखा देता है, बता देता है कि ईवीएम मशीन सही तरह से काम कर रही है। लेकिन 10 बजे के बाद जब वोटिंग कायदे से शुरू होती है, तब ये वोट जो वहाँ पे एजेंट बैठा है, अब ये जिस तरीके से भी मैनिपुलेट किया जाता हो, तो उनके मुताबिक उसी समय ये कोड डाले जाते हैं। जिस भी पार्टी का आप कोड मशीन में डाल देंगे, शाम को या चुनाव परिणाम वाले दिन वही पार्टी जीतेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हर विधानसभा का एक कोड होता है, हर पार्टी का एक कोड होता है। उन्होंने कुछ कोड्स बताए भी थे कि इस पार्टी का ये कोड है, इस पार्टी का ये कोड है। और ये कहा था कि 10 बजे के बाद कोई एजेंट जाता है वोट करने के लिए, उसी समय वो कोड फिट कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि जितने सारे वोट पड़ेंगे वो सारे उसी पर्टिकुलर पार्टी को पड़ेंगे। अपने अपने इस प्रयोग में उन्होंने
ये सारे वोट बीजेपी को ही डलवाए थे। उन्होंने कहा तीसरे नंबर पे बीजेपी है, देखिए इसको जाएंगे। तो इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी की थी। देखिए, जब 3 बार उन्होंने डेमो दिया, तो जब ये टीवी पर विधानसभा, एक तो सदन में खड़े हुए थे, विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, सारे लोग बड़ा उनको तीखी निगाह से देख रहे थे कि हाँ अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो एक बार तो जाहिर सी बात है, डर लगा होगा कि अगर दूसरी बार में जो वो साबित करना चाह रहे हैं वो नहीं साबित हुआ तो क्या। लेकिन जब साबित हो गया तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अचानक से बदल गई, वो विजयी मुद्रा में आए। और देश में हमारे इतने इंजीनियर हैं, इंजीनियरों की बहुत बेइज्जती भी हो रही है आजकल, लेकिन आज वो थोड़ा सा प्राउड महसूस किए होंगे, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने बोलते बोलते अचानक बीच में कहा कि मैं कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हूँ और मैंने 10 साल काम किया है, मैं जानता हूँ। बेहद आक्रामक तरीके से उन्होंने कहा, और ये भी कहा कि बीजेपी की वजह से उनको दूसरी बार इंजीनियरिंग करनी पड़ी, ये चीज़ें बोली। और ये भी कहा कि 10 साल तक मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया है, किस तरह ईवीएम हैक किए जा सकते हैं वो बता सकते हैं, 15 सेकंड लगते हैं, 90 सेकंड लगते हैं, इस तरह से हैक किया जा सकता है। उनका कहना था कि अगर मशीन इंसान ने बनाई है उसे इंसान हैक भी तो कर ही सकता है। और अच्छा, एक और ख़ास बात थी कि पूरे विपक्ष को साथ में लेकर चलने की जो आपकी इस समय मंशा है आम आदमी पार्टी की। विपक्ष में 3 लोग हैं जो दूसरी पार्टियों की, जो भी दूसरी पार्टियां हैं, मतलब इस समय जो चल रहा है, जो भाजपा के विपक्ष में है, बीजेपी हाँ, के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं, तो उसमें अब रिश्वत वाले मामले में पहले ही बुरी तरह घिरे हुए हैं। लेकिन जब संजय सिंह रिश्वत वाले मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तो उसमें उन्होंने विपक्ष की बात कही थी। वो ये नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, या उसकी चिंता सिर्फ ये है कि आप खत्म हो जाए, लेकिन साथ में ये भी कहा कि विपक्ष को खत्म करना बीजेपी का एजेंडा है। आज जब ये भारद्वाज यहाँ पर ईवीएम मशीन को हैक करने का डेमो दे रहे थे, तो उस समय तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम और समाजवादी पार्टी, जेडीयू, ये जो भी पार्टियां थी, इनके भी विधायकों को सदन की कार्रवाई देखने के लिए के जो नेता थे दूसरे प्रदेशों के, मतलब या फिर जो विधायक नहीं भी हैं, दिल्ली में एक्टिव हैं, उनको कार्यवाही के लिए बुलाया। सहभागिता की बात थी कि हाँ हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, कि अगर नुकसान मेरा हो रहा है तो आपका भी हो रहा है। वो एक सबको साथ में लेकर चलने वाली जो बात है, खुद के बचाव के लिए। जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी बिना वजह दूसरे का समर्थन या न लेंगे न देंगे, लेकिन इस समय जो राजनीतिक हालात, इन्होंने सौरभ भारद्वाज ने कुछ और भी बातें कही थी, मदरबोर्ड को लेकर 10-15 दिन, वो चीजें। ये वोटिंग जब शुरू होनी होती है तो हर आदमी को दिखाते हैं ईवीएम मशीन, और ये 10-15 दिनों में अगर इस मशीन पर, किसी मशीन पर काम किया जाए तो इसको हैक करके दिखाया जा सकता है। अलका लांबा ने ये सवाल किया था कि जब दिल्ली में जितने पोलिंग बूथ थे चुनाव आयोग के पास, उससे ज़्यादा ईवीएम मशीनें थीं, उसके बाद भी नगर निगम चुनाव के लिए जो ईवीएम मशीनें आई वो राजस्थान से मंगाई गई थी। ऐसा क्यों हुआ, ये अलका लांबा का सवाल था। और एक और विधायक जो सदन में उस समय मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि जब पेट्रोल पंप पर चिप की मदद से धोखाधड़ी की जा सकती है, और ये सोशल मीडिया पर बाद में भी इस जुमले को बड़ा उछाला गया कि जब हर चीज़ में हैकिंग हो सकती है, आप मतलब IIT की वेबसाइट से, ये सारी, तो जब ये सब इतना आसान है तो ईवीएम मशीन पर इतना मतलब चौंका क्यों जा रहा है कि इसे मतलब नहीं किया जा सकता, हैक नहीं किया जा सकता। सौरभ ने एक और चीज़ भी कही थी कि इसमें बदलने लायक सिर्फ एक चीज़ होती है, मदरबोर्ड। उसको बदलने में 90 सेकंड लगता है। मेरे जैसा साधारण पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, एक साधारण ग्रेजुएट 10-15 दिनों के अंदर, 10-15 दिन स्टडी करके ये ईवीएम हैक कर सकता है। एक चीज़ इसमें और है कि उन्होंने भी ये कहा कि ये डेमो मशीन है, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग के हवाले से ये बात चलाई गई कि अगर कोई मशीन, कोई ईवीएम मशीन चुनाव आयोग के नियंत्रण से या उनके मालिकाना हक से बाहर जाती है तो उसके बाद उससे क्या होता है, कैसा परिणाम आता है, इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही चुनाव आयोग की नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग से कोई मांग भी नहीं रहा है कि इसकी भी जिम्मेदारी मतलब लें, ये सबको पता है। प्रवीण, ये सौरभ भारद्वाज कौन है? अचानक से मतलब आज के बाद तो ये सुर्खियों में रहेंगे लगातार, क्या है इनका इतिहास? ऋषभ, सौरभ भारद्वाज पहली बार सुर्खियों में नहीं आए हैं। जब जब आम आदमी पार्टी को ज़रूरत पड़ी है, जब जब वो मुसीबत में रहे हैं, आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी का कोई भी लीडर या कोई भी कंट्रोवर्सी जब जब आई है, तब तब सौरभ भारद्वाज आगे आए हैं। और अगर आज का ही अगर देखें कि पार्टी अब चारों तरफ से घिरी हुई है, केजरीवाल के ऊपर करप्शन के बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, मीडिया वाले पीछे हैं कि आप जवाब दीजिए। उस टाइम पर केजरीवाल सौरभ भारद्वाज पर भरोसा करते हैं, और पूरा जो डायलॉग है, जो पूरा जो बातचीत है, वो एकदम आज केजरीवाल ने ट्वीट भी किया था कि सौरभ भारद्वाज विधानसभा में सारी बातें रखेंगे, सत्यमेव जयते, कुछ ऐसा करके। बिल्कुल।
मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था कि ये बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है आम आदमी पार्टी की, सौरभ भारद्वाज। और सौरभ भारद्वाज का अगर परिचय और देखा जाए तो सौरभ भारद्वाज दक्षिणी दिल्ली के जी के यानी ग्रेटर कैलाश विधानसभा से एमएलए हैं। लगातार 2 बार एमएलए बने हैं। पिछली बार जब 49 दिनों की सरकार थी तब भी विधायक बने थे, तब उनके पास पोर्टफोलियो था ट्रांसपोर्ट का। दोबारा जब 2015 में सरकार बनी तब दोबारा वो एमएलए बने। और ख़ास बात ये कि जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं विजय कुमार मल्होत्रा, उनके बेटे को इन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से हराया था। और जब जिस फ्रंट पे आम आदमी पार्टी कमज़ोर पड़ी है वहाँ पर सौरभ भारद्वाज बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही लॉजिकल तरीके से पार्टी को डिफेंड करते हुए दिखे हैं। चाहे वो किसी भी न्यूज़ चैनल की बात हो, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर पार्टी का पूरा डिस्कोर्स या उनकी तरफ से उनका पूरा मत रखने की बात हो, वहाँ पर सौरभ भारद्वाज बहुत ही वोकल और बहुत ही वॉलेटाइल तरीके से डिफेंड करते हैं पार्टी को। और अगर इनकी पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जैसा कि आज हमें इन्होंने विधानसभा के उस सत्र में बताया कि वो खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। इसके साथ ही एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है ऋषभ की, जब ये 2005 में काम कर रहे थे एक प्राइवेट फर्म में, और तब एक महिला का रेप का एक मामला सामने आया था, तो उसको लीगली असिस्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। ये तो बहुत बड़ी बात हाँ, तो सिर्फ उस कॉज के लिए इन्होंने कानून की पढ़ाई की और उसको न्याय दिलाने के लिए काम किया था। तो इंजीनियरिंग के साथ साथ ये वकील भी हैं और हर मौके पर सरकार को लीगल हेल्प भी देते हैं, और केजरीवाल के राइट हैंड के तौर पर हम इनको देख सकते हैं। और भी कुछ बातें हैं जो इनके बारे में बताई जा सकती हैं। जीके विधानसभा जो है, जीके की जो सीट है उसके आसपास चिराग दिल्ली के ये खुद रहने वाले हैं, साउथ दिल्ली का ये इलाका है, और बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज़ हैं जो अनऑथराइज्ड हैं वहाँ पर। तो ये इनकी रेपो है। वहाँ पे अगर किसी भी इलाके में आप चले जाएंगे, चिराग दिल्ली, शेख सराय या आसपास के किसी भी इलाके में आप चले जाएंगे, तो वहाँ पर ये मान्यता है कि सौरभ भारद्वाज जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं, और यही कारण है कि वो दोबारा जीते भी, और यही कारण है कि वो केजरीवाल के एक बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट के रूप में उभरे भी हैं। और आज जब केजरीवाल पे सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या विपक्ष, क्या उनकी पार्टी के बागी नेता ऐसे वक्त में सौरभ भारद्वाज का उनके साथ खड़ा होना दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल के प्रति जो उनके समर्थक हैं अभी भी उनमें सहानुभूति है, अभी भी कॉन्फिडेंस है। अरविंद केजरीवाल के पास ये मौका भी है कि वो अपने नाराज़ लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर सकते हैं। इससे पहले याद दिला दें कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, उससे कुछ दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया था। स्वामी हमेशा ही आग लगाने वाली बातें कहते हैं। उस समय भी उन्होंने कहा था कि अगर ईवीएम में कोई फ्रॉड नहीं हुआ तो एनडीए गठबंधन को 320 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस शासित राज्यों में फ्रॉड हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ही कम हो। मतलब इस बात का अंदेशा सुब्रमण्यम स्वामी को भी था। इससे पहले 2009-10 में भाजपा के ही एक नेता ने किताब भी लिखी थी ईवीएम फ्रॉड के ऊपर, और उस किताब का फॉरवर्ड लिखा था लाल कृष्ण आडवाणी ने। तो ये अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। हालांकि आज ये मजाक भी बन रहे हैं, जोक्स भी बन रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज ने आज ये करके दिखाया है कि दिल्ली में कैसे उन्होंने 70 में से 67 सीटें जीती थी। इससे पहले, बहुत पहले 1900 कब की ये बात थी, 1982 में केरल में ईवीएम को लेकर एक विवाद हुआ था जिसमें एक कैंडिडेट हार गए थे, और हारने के बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी कि ईवीएम के चलते ही मैं हारा हूं। हालांकि ये मैटर अलग था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको वाकई में उनकी बात को संज्ञान में लिया, और एसी होजे थे उसमें और एक दूसरे पिल्ले ही कोई थे, और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा चुनाव करवाया और इस बार ये पेपर से हुआ और इसमें हारने वाला कैंडिडेट जीता। लेकिन इसमें यह नहीं था कि ईवीएम में फ्रॉड हुआ, इसमें यह हुआ था कि उस वक्त तक चुनाव आयोग को ये अधिकार नहीं था कि वो ईवीएम का इस्तेमाल करा सकता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि नीदरलैंड है, आयरलैंड है, और भी कई ऐसे देश हैं, उन्होंने मना किया है। वो अपने यहाँ पहले ईवीएम से चुनाव कराते थे बहुत सारे पे। आयरलैंड ने तो करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए थे।
करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए ईवीएम बैठाने में और उसके बाद हटा दिया। आप ये देखिए कि जर्मनी जैसा देश, जर्मनी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है और उन्होंने ईवीएम को अपने यहाँ असंवैधानिक घोषित कर दिया है, वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। इटली ने भी ड्रॉप कर दिया है। कई देशों में ऑनलाइन वोटिंग को वो लोग मानते हैं, ईवीएम को नहीं मानते हैं। अमेरिका के कई राज्यों में, अमेरिका के राज्यों में अलग अलग नियम होते हैं, कई राज्यों में ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं, कई में नहीं भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर में जहाँ करते हैं उसके साथ पेपर ट्रेल आता है, मतलब पेपर पर प्रिंट होके आता है। हमारे यहाँ भी ये बात चल रही है, ट्रायल हुआ था, एक दो जगह हुआ था। इसमें हाँ ये बात सामने आई थी कि जब ये ईवीएम का विवाद उठा तो ये कहा गया कि भाई जो रिसिप्ट साथ में आती है वो वोटर को मिल जाती है, तो उससे संतुष्टि कर सकता है वोटर कि उसने किसको वोट दिया है, वो जान सकता है। और उसमें ये भी हुआ कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसी थी, शायद 30 ऐसी सीटें थी जहाँ पे इसकी व्यवस्था थी, वोटर को उसकी पर्ची मिल सकती थी कि उसने किसको वोट दिया है, और उनमें से अधिकांश सीटों पर बीजेपी जीती थी। तो उसको एक इस नज़रिए से देखा गया कि हाँ ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप गलत है, कि जहाँ पे पर्ची मिल रही है वहाँ पे आप एक सैंपल के तौर पे देख सकते हैं कि वहाँ पे। हालांकि विशाल, इसके साथ पिछले कुछ दिनों में एक दो जगह ऐसी भी बातें आई थी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट या कहीं कहीं और पे ईवीएम को कोर्ट ने जब्त करने का आदेश दिया था कुछ विधानसभाओं में। तो आज की बात से दो चीज़ें निकल के सामने आती हैं। एक तो ये आता है कि ईवीएम पर अब इलेक्शन कमीशन और भाजपा और जो केंद्र में सरकार है या जो भी चीज़, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन लोगों से जुड़े हैं, उनको इस पर जवाब देना होगा कि क्या आज जो सौरभ भारद्वाज ने किया है क्या वो सही है, क्या क्या उनकी बातों में दम है। और दूसरी बात ये निकल के आती है कि सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं। मैं हूँ ऋषभ, मेरे साथ थे विशाल और प्रवीण, कैमरे के पीछे थे, कमरे के पीछे हैं अमितेश कुमार। और हमें यूट्यूब पर और फेसबुक पर ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।